नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this class I am going to discuss section number 23 of the Hindu Marriage Act. Section 5 of the Hindu Marriage Act deals with the conditions of the Hindu marriage. ये रेलिवेंट है पढ़ना, इसलिए जरूर पढ़ाया जा रहा है आपको। इट इज डीलिंग विद द कंडीशंस ऑफ द मैरिज, फॉलोइंग कंडीशंस। और ये सेकेंड कंडीशन है, वो ये है, क्योंकि देखो सेक्शन 23 में ये रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 5 क्लॉज 2 की ए बी और सी। सेक्शन 5 क्लॉज 2 की सब क्लॉजेस ए बी सी का रेफरेंस दिया गया है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 5। आप कभी सोचेंगे सर सेक्शन 5 में कहाँ पहुंच गए, बिकॉज सेक्शन 23 हम पढ़ रहे हैं, 23 की क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं, उसकी सब क्लॉज ए पढ़ रहे हैं, उसमें ये रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 5 का। That is why I am reading it for you, section 5 clause 2. At the time of the marriage, विवाह के समय neither party is incapable means disability हो गई, of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind. सेक्शन 5 की जो कंडीशंस हैं उसमें सेकंड नंबर की कंसेंट है, वो कंडीशन है, वो ये है कि कोई भी विवाह का पक्षकार अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वैलिड कंसेंट देने में असमर्थ नहीं हो। सही है, तो यहां पर क्या हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, ये हो गई डिसेबिलिटी। ठीक, सेकंड बी क्या आया, ये रहा बी। सेक्शन 5 प्लीज एक बार आप भी देख लीजिए डायरेक्ट अपना। सेक्शन 5 सेकंड क्लॉज बी, बी में है मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करता है। मेंटल डिसऑर्डर हो, अनफिट फॉर मैरिज, और सी है आपका रीक अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जो क्लॉजेज है ए बी और सी है, बेसिकली दिस इज डीलिंग विद द डिसेबिलिटी क्लॉज, मेंटल डिसऑर्डर की क्लास, मेंटली अनसाउंडनेस की बात करते हैं ये। तो इसके बारे में क्या लॉ है, सेक्शन 23 क्या कहता है, देखिए। एक्सेप्ट इन केसेस, यानी कि इसका ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर द रिलीफ इज सॉट बाय हिम, यानी हिम मीन्स पेटिशनर, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए बी सी और ए बी सी ऑफ दिस। यानी कि सेक्शन 23 क्लॉज 1 ए का जो रूल है वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा। देखो क्या, अब ये बहुत टेक्निकल बात है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सेक्शन 23 की क्लॉज ए में क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी डिसेबिलिटी का, देखो ये लाइन, इज नॉट इन एनी वे टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज ओन डिसेबिलिटी, अपनी डिसेबिलिटी का एडवांटेज नहीं ले पाएगा। अपनी डिसेबिलिटी का एडवांटेज तो नहीं ले रहा है। अब सिचुएशन यहां पर आ गई कि भाई अगर मान लीजिए सेक्शन 12 में गए, सेक्शन 12 इज व्हाट, वॉइडेबल मैरिज, वॉइडेबल मैरिज। वो क्या हुआ, सेक्शन 5 की क्लॉज सेकंड में ए बी सी अगर केस है कि अगर एक पार्टी ऐसा है जो वैलिड कंसेंट देने में समर्थ नहीं था और फिर भी उसकी मैरिज करा दी गई, तो उसकी मैरिज कैसी हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। एक व्यक्ति है, उसका नाम मान लीजिए अपरिचित, जानते हैं अपरिचित को, अपरिचित एक फिल्म आई थी, अपरिचित बहुत फेमस फिल्म है। अपरिचित इज ए पर्सन हु इज हैविंग सम काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। his case falls under any of these clauses A, B or C, and now he is married to someone, some girl, किसी लड़की से इसकी शादी कराई जाती है। Now he is seeking, अपरिचित goes to court, अपरिचित goes to court for section 12 relief
इन एनी प्रोसीडिंग्स, मतलब कि मेरी मैरिज को नल एंड वॉइड घोषित, एनलमेंट करा जाए क्योंकि मैरिज वॉइड है, क्योंकि मेरी सहमति इसमें प्रॉपर नहीं ली जा सकती थी। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। कह रहे अच्छा तुम्हारी खुद की डिसेबिलिटी है, मेंटली डिसेबल तुम खुद थे और तुम खुद रिलीफ मांगने आए हो, तो इस व्यक्ति के साथ तो देखो ये खुद ही पहले से मेंटली डिसेबल है, और इसमें अगर आप सेक्शन 23 इसके आगे खड़ा कर दोगे तो इस व्यक्ति को तो कभी रिलीफ मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए सेक्शन 23 में ये कहा गया कि सेक्शन 5 की ABC जो क्लॉज है इनमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 5A, B और C में जो व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति तो ऑलरेडी डिसेबिलिटी होगी ही होगी उसमें, तो हाउ कैन वी स्टॉप हिम, वी कैन नॉट स्टॉप हिम। तो यहां से क्वेश्चन प्लेस में भी आएगा कि इफ द केस ऑफ समवन इज कवर्ड अंडर द सेक्शन सब क्लॉज A, B, C of 5(2), then whether section 23 clause 1A will be applicable or not. Answer is not applicable. मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया, नहीं तो फिर मैं दोबारा समझाता हूं। कम ऑन, ये जो है मिस्टर AP हुए अपरिचित, he was of unsound mind. It means his case was covered under 5 second A, B या C, कोई सी भी क्लॉज में उसका केस कवर हो रहा था। इनकी हो गई शादी आलिया भट्ट से, बट नाउ ही इज सीकिंग annulment of his marriage. He is seeking annulment of marriage. Why? Because on the ground of that ABC कि I was not mentally sound और मेरी शादी करा दी गई, तो दिस मैरिज इज voidable, therefore दिस मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड नाउ, इस मैरिज को खत्म किया जाए। ग्राउंड क्या है इनकी ग्राउंड है डिसेबिलिटी विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन A, B, C और 5 सेकेंड। समझ बता रही है आपको? तो ये कोर्ट में गए ही डिसेबिलिटी के बेस पर है। पेटिशनर का जो केस है वो है ही डिसेबिलिटी का, मेंटल डिसेबिलिटी का। इसीलिए ये अब अगर आपको ये कहे कि नो यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर डिसेबिलिटी, सेक्शन 23 कहता है कि ये देखा जाएगा कि पेटिशनर इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज ओन डिसेबिलिटी, कि जो पेटिशनर है अपनी डिसेबिलिटी का एडवांटेज तो नहीं ले रहा। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका, वो यही कहता है कि जब ये वाला केस कवर होगा, सेक्शन 5 की ABC वाला केस कवर होगा, तब डिसेबिलिटी वाली जो क्लॉज है वो अप्लाई नहीं होगी। समझे आप? डिसेबिलिटी के बेस पर कि हम ये नहीं कह सकते कि यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर डिसेबिलिटी। व्हाई? बिकॉज उसका तो पूरा का पूरा केस ही डिसेबिलिटी पर आधारित है। तो आई बिलीव अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मोस्ट टेक्निकल तो यही क्लॉज थी। तो मैंने आपको यही समझाया बस। ये जो चेंज हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, वेयर द पेटिशनर इज इनसेन और सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। कब? जब पेटिशनर क्या हो, पेटिशनर व्हेन इनसेन हो या सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर हो, इन दैट केस, उस केस में द क्वेश्चन ऑफ पेटिशनर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रोंग और डिसेबिलिटी डज नॉट अराइज। समझे? इसका मतलब ये था जो लास्ट में था मैंने ये वाली क्लॉज का, क्लॉज A, B और C और 5 सेकेंड की बात थी। तो जब पेटिशनर क्या है, पेटिशनर इनसेन हो या फिर वो कोई मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा हो, उस केस में द क्वेश्चन ऑफ पेटिशनर टेकिंग एडवांटेज डज नॉट अराइज। बस ये वाली बात हो गई इसमें। अब मैं आगे बढ़ता हूं। बी, ए हमने पढ़ लिया, नाउ आई हैव कम टू बी, वेयर द ग्राउंड ऑफ पेटिशन, वेयर द ग्राउंड ऑफ पेटिशन is the ground specified in 1 clause A। ये क्या है? सेक्शन 13 देखिए,
सेक्शन 13 क्लॉज 1 ये है आपकी एडल्टरी। Where the ground of the petition is the ground specified in 13(1) this, यानी कि ये है, देखिए, that the other party has after the solemnization of the marriage had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse। अगर इस ग्राउंड पर आप कोर्ट के सामने आए हैं, ये किस केस को कवर कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए, यानी कि अगर पेटिशन कौन सी हो, डिवोर्स की हो, ठीक, इफ द पेटिशन इज व्हाट, डिवोर्स। ये ऐसे पढ़िए, इस राउंड को पढ़िए बस आप। वेयर द ग्राउंड ऑफ पेटिशन इज द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन 13(1)(1), समझे। ग्राउंड, ये पेटिशन कौन सी है 13(1) की, डिवोर्स पेटिशन है। डिवोर्स की पेटिशन में कौन सी ग्राउंड है, 1 है कि द अदर पार्टी, यानी कि दूसरा पक्षकार, हैड वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, यानी कि इसको हम शब्द में कह सकते हैं एडल्टरी। एडल्टरी यानी कि जब कोई व्यक्ति एडल्टरी के बेस पर, अब ये पर्टिकुलर केस हो गया, एडल्टरी के बेस पर अगर कोई डिवोर्स सीख कर रहा है, इफ दिस समवन इज सीकिंग डिवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट माई हस्बैंड और माई वाइफ इज इंडल्ज इन एडल्टरी, तब कोर्ट क्या देखेगी, दिस कोर्ट विल एंश्योर, कोर्ट सेटिस्फाई करेगी खुद को, दैट पेटिशनर हैज नोट इन एनी मैनर, किसी भी प्रकार से, हैज नोट बीन एक्सेसरी टू और connived at और condoned the act और acts complained of, कि पेटिशनर ने, अब आप क्यों आए हो, पेटिशनर जनाब डिवोर्स चाहिए, क्यों चाहिए, कि मेरी जो पत्नी है बड़ी कुल्टा है, या मेरा जो पति है वो 1 नंबर का गलत आदमी है, इस तरीके के एलिगेशंस लेकर के आ रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, ओके, आपका पति ऐसा है, आपकी पत्नी ऐसी है, अच्छा भाई इनका रिकॉर्ड चेक करो पहले, है ना। अब ये देखेंगे कि मैडम आपने अपने पति पर, या मिस्टर आपने अपनी पत्नी पर तो आरोप लगाया, वी विल हैव टू सी, हमें यह देखना होगा कि आप तो इसके एक्सेसरी नहीं रहे हैं उस काम में, एक्सेसरी, आप तो उसके एक्सेसरी नहीं रहे हैं, यानी आपने तो उसमें एड नहीं की, है ना। क्योंकि देखो आप तो सब लोग बड़े हैं, परिपक्व हैं, बहुत सारी फिल्मों में दिखाते भी हैं, 3 सम 4 सम, ये सम वो सम, दुनिया भरे के एक्टिविटीज में लोग लिप्त पाए जाते हैं। तो ये देखेंगे कि मैडम एडल्ट्री के बेस पर आप उससे डिवोर्स तो मांग रही हो, हम तो ये देखेंगे कि आप ही एडिंग में तो नहीं थी, आप ही एक्सेसरी तो नहीं थी, आपकी कन्विंस तो नहीं, इससे तो नहीं हो रहा था, या फिर हम ये देखेंगे कि क्या आपने उनको माफ तो नहीं कर दिया था, उसके बावजूद भी आप साथ रह रही थी, आपने माफ कर दिया और आप अचानक उसके बेस पर फिर दोबारा आ गई। तो ये जो 23(1) की क्लॉज भी है, इट इज डीलिंग विद स्पेसिफिकली फॉर व्हाट, डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, व्हेन द पेटिशन इज ऑफ डिवोर्स ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, देन द कंडीशन इज दिस, court will satisfy itself, court will satisfy itself what, the petitioner has not been in any manner, किसी भी प्रकार से, has not been accessory to या connived at or condoned the act or acts complained of, समझे। और where the ground of petition is cruelty, क्रुएलिटी के ग्राउंड पर आप लाए हैं, द पेटिशनर हैज नोट कंडोन्ड द क्रुएलिटी इन एनी मैनर। फिर ये देखेंगे कि आप किसके लिए आए हैं, आप आए हैं डिवोर्स के लिए, अच्छा डिवोर्स के लिए आए हैं, किस ग्राउंड पर आए हैं, ये क्रुएलिटी के आधार पर आए हैं, ओके। फिर ये देखा जाएगा कि क्या इन्होंने माफ किया या नहीं किया। जैसे मान लीजिए एक महिला आई, उसने ये कहा
जनाब मेरा पति मारता था, पीटता था, ये था वो था। कब जी? 4 साल पहले मारता पीटता था। फिर क्या कह जी? फिर जी क्या करते, एक ही पति है, निभाना था, निभा लिया। ये कब की बात है? 2-3 साल पहले वो सब खत्म हो गया था। अब क्यों आए हैं? अब हम उसी क्रुएल्टी के बेस पर आए हैं। अब आप उसी क्रुएल्टी के बेस पर आए जिसको कंडोन कर चुके हो, नॉट परमिसिबल। समझे आप? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 13 के साथ साथ आपको अब ये क्लॉजेस भी पढ़नी पड़ेंगी। तो जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो ये ध्यान रखना, जब क्रुएल्टी के बेस पर अगर डिवोर्स की को जब एक्सप्लेन करेंगे आप या रिलीफ सीख करेंगे, तो आपको ये भी सीख करना पड़ेगा, ये भी प्रूव करना पड़ेगा द पेटिशनर हैज नॉट कंडोन्ड इन एनी मैनर द रिस्पोंडेंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर क्रुएल्टी के बेस पर डिवोर्स सीख करना है तो आपको 2 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। नंबर 1, रेस्पोंडेंट हैज कमिटेड क्रुएल्टी अपॉन द पेटिशनर। नंबर 2, पेटिशनर हैज नॉट कंडोन्ड द रेस्पोंडेंट, इसने मुझ पर क्रुएल्टी भी की और मैंने इसे आज तक माफ भी नहीं किया उसके लिए। दोनों ही बातें प्रूव करनी पड़ेंगी, तब जाकर के डिवोर्स मिलेगा। बोलो हाँ या ना, कम ऑन। बस अभी सिंपल सा है। When the divorce is sought on the ground of mutual consent, जब म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स किया गया हो, such consent has not been obtained by force or by fraud or undue influence। अब ये बहुत सिंपल है, इसमें छोटी सी बात है कि जब कैसा है, अच्छा क्या चाहिए जनाब? डिवोर्स चाहिए, पति भी है पत्नी भी है, ओके। कौन सी क्लॉज में आए हैं? ओके 13B में आए हैं, 13B में आए हैं। इसका मतलब म्यूचुअल कंसेंट से आए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जरा चेहरा देखो, लड़का डरा हुआ तो नहीं है, लड़की डरी हुई तो नहीं है, कहीं कोई फोर्स तो नहीं है, कहीं कोई दबाव तो नहीं है। ये कोर्ट की ड्यूटी बना दी गई है, कोर्ट ये देखेगी, ये ड्यूटी हैज बीन कास्ट अपॉन द कोर्ट। कोर्ट की ड्यूटी दे दी गई है कि भैया आप ये देखोगे कि म्यूचुअल कंसेंट के मामले में जो कंसेंट है वो कहीं फोर्स, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस से तो नहीं ली गई। तो दिस इज व्हाट अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू। पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम चलते हैं आगे को। ये सिंपल सा था। व्हेन द डिवोर्स इज सॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, तो पहले हम देख चुके एडल्ट्री के केस में, हम देख चुके क्रुएल्टी के केस में देख चुके। अब हमारा क्या है? एमसी, म्यूचुअल कंसेंट के केस में। म्यूचुअल कंसेंट से इन दिस केस ए ड्यूटी has been cast on the courts to ensure that consent of any party has not been obtained by force, fraud or undue influence। तो यहाँ पर ये एक ड्यूटी बना दी गई है कोर्ट की। कोर्ट ये इंश्योर करेगी जब लोग सहमति से डिवोर्स लेने आते हैं कि भाई हाँ कोई किसी पर कोई जोर दबाव नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। अब आ जाइए सी ग्राउंड पर, दैट the petition is not presented or prosecuted in collusion with the respondent। देखिए ये जो सी ग्राउंड है, सी ग्राउंड में क्या है कि जो पेटिशन आप लेकर आए हैं, कोर्ट ये देखेगी कि ये जो पेटिशन आप लाए हैं या परसों की आ रही है, इट इज कॉल्यूजन तो नहीं है कि ये दोनों मिली भगत से लाए हों, इनकी कॉल्यूजन तो नहीं है, यानी कि मिली भगत से तो नहीं आ रहा है। बट ये रूल जो है सेक्शन 11 में अप्लाई नहीं होता है, यानी कि वॉइड मैरिज के केस में तो दोनों ही ला सकते हैं कि भाई हमारी मैरिज में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बात अलग हो गई, इसको ध्यान रखना, बस कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान रखिए बस। जो टेक्निकल बात थी वो निकल चुकी सारी। अब आ जाइए डी में, ये है अननेसेसरी डिले, अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले। डी, देयर हैज नॉट बीन एनी अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले। कोर्ट ये देखेगी कि कोई अननेसेसरी डिले तो नहीं है, कोई इम्प्रॉपर डिले तो नहीं है इन इंस्टीट्यूटिंग प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट, नो अदर लीगल ग्राउंड वाई रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड। कोई और ऐसी ग्राउंड तो नहीं है जिसके बेस पर ग्राउंड इसको रिलीफ को रोका जाए, कोई और ऐसी ग्राउंड नहीं है जिसके ग्राउंड पर इसको मना किया जाए। तो ये सारी आपकी हुई ए से लेकर के ए, बी, फिर डबल बी, सी, डी, ई, ये सारी ग्राउंड्स वो हो गई, ये कंडीशंस हैं सारी। तो अब मैं आपको अगर ये बात कहूं तो आप नाराज नहीं होंगे, आई बिलीव। तो अब आप ये देखिए समरी क्या है सेक्शन 23 की। दिस सेक्शन 23
लेज डाउन सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित करता है ये, फॉर गाइडेंस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के निर्देशन के लिए, कोर्ट की गाइडेंस के लिए कुछ सिद्धांत मिले आपको इसमें, एंड द कंडीशंस, और कुछ शर्तें, ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ विच द कोर्ट में पास ए डिक्री इन द प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट वेदर डिफेंडेड और नॉट। तो ये है सेक्शन 23 की अभी तक की समरी। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इट मीन्स सेक्शन 23 में हम लोगों ने क्या देखा, कुछ प्रिंसिपल्स देखे, कुछ कंडीशंस देखी हैं कि डिक्री पास करने से पहले कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करेगी कि वो सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और वो डिफेंड की गई हैं या नहीं कही गई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा वेदर डिफेंडेड और नॉट। तो बाकी की जो क्लॉजेज हैं 23 की 2, 3, 4, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जो मेन बात थी, जो बहुत टेक्निकल बात थी, वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए इस टॉपिक की कोई प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर सकते हैं, या आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड XYZ की प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिमाग घूम रहा हो, कहीं से भी परेशानी हो, पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, यू कैन शेयर विद मी। सौरभ की एक प्रॉब्लम है, एक इशू है इनका, अगर सिलेबस खत्म ना हो एंड एग्जाम आ जाए फिर कॉन्फिडेंस कैसे रखें। तो भैया मैं तो यही कहूँगा, देखो कि अपनी शक्ति को बढ़ा दीजिए और फटाफट एक बार सरसरी नज़र से हल्के फुल्के जो की पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना लीजिए, पढ़ते जाइए, तो फिर आपका जो कोर्स सिलेबस है बहुत छोटा रह जाएगा, 2-4 पन्नों पर सिमट जाएगा वो। मैं आपको मेंस के अगर अपने नोट्स दिखा दूं तो मेरे ख्याल से इतनी ही मोटी एक नोटबुक हो गई, इतना बेरेक्ट है ये, इसमें सभी बुक्स के मेंस के नोट्स, कैन यू बिलीव इट। बस 5-7 पेज में हिंदू लॉ खत्म, 5-7 लॉ में पेजेस में 10 पेज में CPC खत्म, इस तरीके से बस 5 से लेकर 10 पेज के बीच में सारे केस सारे खत्म। मेरा जुडिशरी के नोट्स इतने मोटे थे बस। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, तो मैं फिर समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, या अपनी कॉलेज की स्टडीज़ के साथ कैसे मैनेज करें, या अपने झगड़ों के साथ, अपनी फैमिली डिस्प्यूट्स के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के झगड़ों के साथ कैसे मैनेज करें, सारे मैनेजमेंट सिखा देता हूँ आप लोगों को। ये बात मैं पहले भी आपसे कर चुका हूँ, और वो ये है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है लेकिन हम उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। जो हमारा टाइम इडल जाता है, यानी कि बेकार जाता है, जैसे हम कोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं, मैं भी कोर्ट में काम करता हूँ, जाता हूँ, कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स में लगते हैं केवल 5 से 10 मिनट, हद से 15 मिनट, बाकी सब टाइम हमारा जाता है वेटिंग में, चाहे कोर्ट के अंदर वेट कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं या गपबाजी में। तो एक तो वो काम हुआ, या फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है ट्रैवलिंग में, हमारा टाइम वेस्ट होता है नींद के इंतजार में, हमारा टाइम वेस्ट होता है सुबह आधा घंटा ये सोचने में कि पढ़ाई क्या करनी है, आधा घंटा तुम ये सोच के निकालते हैं आज सब्जेक्ट क्या पढ़ूं। तो वो जितना भी टाइम है, अगर आप ऐसा कर लें कि जो वीडियोस हैं, मेरे वीडियोस हैं, उनको आप डाउनलोड करके रखिए पहले से ही, उनको वीडियो के रूप में ना देख करके डाउनलोड करके आप ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं, ठीक है। या जो बात आपको याद हो गई है उसको आप कहीं पर भी बैठे बैठाए रिवाइज कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 23 की बात करें, सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट, अब आपको नींद नहीं आ रही है तो बजाय ये सोचने के कि भाई मुझे किससे लड़ाई लड़नी है, किसको माफ़ करना है, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे कहा, अरे मेरी दुनिया लुटने वाली है, जितनी भी प्रकार की थॉट्स की जगह अगर हम सिर्फ ये सोचें कि सेक्शन 23 में क्या था, सेक्शन 13 में कौन कौन सी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, मीन्स अपने सिलेबस से संबंधित बातों को ही दिमाग में घुमाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब के साथ सिलेक्शन पाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी जॉब की है, मैंने भी जॉब के साथ एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, और मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो जुडिशियल ऑफिसर बने, वो सारे जॉब के साथ बने हैं। सिर्फ ये है कि हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, हमारे दिमाग में फोकस होना चाहिए कि हम बहाना नहीं बनाएं। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन डिफॉल्ट्स। सेक्शन 23 अप्लाई कर रहा हूँ मैं, बहाना नहीं बनाना हमने कि हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो यहाँ फंसे हुए थे, उसके बावजूद हमारे पास बहुत टाइम होता है। तो अगर हम उस टाइम को सही यूटिलाइज कर लें तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। और आप जॉब भी नहीं करते हैं, मत कीजिए। इतने लड़के डांट खा रहे हैं ना आजकल, इंटरव्यू देने आया, 4 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा। मैंने पूछा कितने घंटे पढ़ रहे हो, कि 4-5 घंटे।
इतना डाटा मैंने कि किस पे आसान कर रहे हो भाई? 4-5 घंटे मुझ पे आसान कर रहे हो या अपने मम्मी पापा पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो? अरे लास्ट स्टेज पर हो, 15-15 घंटे पढ़ो। सर पढ़ता हूँ मैं। तो दिक्कत यहाँ पर है, डोंट रिलैक्स योर सेल्फ। जब तक आपका अपना मकसद हासिल ना हो जाए तब तक आपको रिलैक्स करने का कोई हक ही नहीं है। आप 15 घंटे पढ़िए, 15 घंटे से काम नहीं चल रहा, 16 घंटे पढ़िए, और ये हो सकता है आप जिंदा रहेंगे, आई कैन गिव यू गारंटी। और 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी। आप मुझे याद करेंगे ज़िंदगी भर कि सर ने हमें डांटा, पुचकारा, प्यार से समझाया, मोटिवेट किया, कुछ भी किया, लेकिन हमें जज बना दिया। बस फॉलो कीजिए। तो डोंट वेस्ट दैट टाइम। वहाँ से आप अपना टाइम मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। शॉर्ट नोट बना के रखिए। और एक काम कर सकते हैं, इतने छोटे पीस के स्पायरल आती हैं, पॉकेट स्पायरल्स, आप उसमें छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। केस लॉस के नाम नोट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से नोट्स बनाइए और कीप इट इन योर पॉकेट। आपको अगर शर्म आती है चलते फिरते पढ़ने में या कोर्ट में खड़े होते हुए, आप केवल वो डायरी निकाल लीजिए और उस डायरी में, मैं कहता हूं आपने 2 मिनट देखी डायरी को, आपने 10 फैक्ट को याद कर लिया, तो चलते फिरते फिर भी आपका काम हो गया। जैसे चेन स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर क्या होते हैं, वो काम कर रहे हैं, यार 1 मिनट रुक, 1 मिनट में उन्होंने सिगरेट अपना काम किया फिर बैठ गए। तो जब वो इतने कंसिस्टेंट हो सकते हैं तो आप 1 मिनट 2 मिनट का रिवीजन क्यों नहीं कर सकते हैं? आप अपने दिमाग से ये निकालिए कि रिवीजन हमेशा आधा घंटे के लिए ही होगा या 1 घंटे के लिए ही होगा। आपका रिवीजन 1 मिनट के लिए भी हो सकता है, रिवीजन आपका 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी हो सकता है। तो छोटे छोटे रिवीजन करने की हैबिट डालिए आप। उससे क्या होगा, आपके पास बहुत टाइम मिल जाएगा और धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, मजा आने लगेगा। आपको लगेगा अरे यार इस बार मैंने आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सोल्व करें, अगले टेस्ट में 35 आउट ऑफ 35, क्योंकि फिर वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा आपको उस तरीके से। तो जो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के रिवीजन वाली टैक्टिक्स हैं उसको फॉलो करके देखिए आप लोग। तो जो लोग भी जॉब कर रहे हैं या कहीं उलझे हुए हैं किसी वजह से भी, उनके लिए बहुत हेल्पफुल ट्रिक है ये। और किसी कोई क्वेश्चन तो ये आप करके देखिए, और कल फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए हम लोग, ठीक है? टिल देन बाय बाय, सी यू। मैं आपको बता दूं, ये जुडिशरी का एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है हिंदुस्तान का। वीडियो में भी कई बार समझाया होगा, आपको अभी बता रहा हूँ। आपको यूपीएससी से कंपेयर कर लीजिए, ना जीएस है, ना सीसेट है, ना और दुनिया भर झंझट नहीं है। रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है और पहले 3 साल या 5 साल पढ़ करके आ रहे हो। सिर्फ फेल होते हैं हम अपनी गलती से, क्योंकि कभी एडवोकेसी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लगातार हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसका केवल और केवल मान लीजिए 18 से 24 महीने के अंदर आपको जज बन जाना चाहिए। और ये सब खत्म कीजिए महाराज, अगला वीडियो पढ़ने बैठो। चलो चलो चलो, शाबाश।